इसमें कौन सा डाउट बताना है, बोलो। 30 तक कोई डाउट? इसके बाद 28। 28। अच्छा, गुड। A particle SHM improved A along the straight line when it is distance root 3 by 2A from the mean position. Its category get increased by this amount due to the impulsive force. The new amplitude becomes good. क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और चार ऑप्शन में इसको एक ऑप्शन मार्क कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, देखो, when a distance root 3 by 2A from mean position, its kinetic energy get increased by amount of this one. तो सबसे पहले तो इस डिस्टेंस पे तुम्हें पता करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो उसमें तो इस चीज को जोड़ोगे, फिर जोड़ने के बाद देखा जाएगा। तो पहले ये पता करते हैं कि इस डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स रूट 3 by 2a, स्क्वायर करो तो बनेगा 3/4 इंटू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो 4 ए का आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ये वेलोसिटी बन गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस स्टैंड पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम भी स्क्वायर कर दो, हाफ एम इंटू ये वाला जो वेलोसिटी की स्क्वायर करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी में इतना और जोड़ दो, क्योंकि इतने से इंक्रीज कर गया ना, तो इंक्रीज कर गया तो और जोड़ दो, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू आएगी 4 यहां मल्टीप्लाई 4 ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 5, तो बन जाएगा 5/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। अब तुम देखो ना यहाँ 5 दिख रहा है, 5। अब पूरे ऑप्शन में एक ही जगह 5 है, आगे के सॉल्व की जरूरत ही नहीं, यही आंसर होना चाहिए। ऐसे भी तुक्के लगाया जाता है, तुक्के नहीं, ये इंटेलिजेंट गेस कहा जाता है। तो ये आ गया इतना, गुड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन हाफ एम इंटू v1 स्क्वायर। इससे v1 की वैल्यू क्या आएगी, ये जाएगी v1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 5 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और एक बार और, वेलोसिटी का स्क्वायर, अब नया एसएचएम जो इतना कैनेजी इंक्रीज करेगा उसके बाद स्पीड इतनी होगी ना, तुरंत तुरंत बाद, अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, तुरंत बाद स्पीड इतनी होगी, तो क्या लगाएंगे, अगेन v का स्क्वायर बराबर ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आएगा 5 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर नया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस पोजीशन तो अभी भी √3/2 ही है, तो आएगा 3/4 ए स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ए न्यू का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा ये 5 ए स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, और ये 3/4 इधर जाएगा, कितना आएगा, 5 चौके 20 3, ये तो कहीं है ही नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। ये 1/2 1/4 है ना, जब इसको जोड़ोगे तो 5/8 आएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करो, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। अगेन हाफ एम बी स्क्वायर, तो इससे वैल्यू आएगी 5/4, 5/4 हो जाएगा, और ये 5/8 था ना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 5/4, ये 5/4 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 3/4, और ये 5/4 इधर भेज दो, तो 8/4 हो गया ना। 8/4 का मतलब ये न्यू का जो स्क्वायर हुआ, दिस इज 2a स्क्वायर, ये न्यू क्या आ गया, √2 ये आ गया, आंसर इज सी पार्ट। लाइफ है, गलती नहीं करोगे तो गलतियां होगी कैसे। इंटेलिजेंट गेस गलत हो गया। 30 31 30 वाला बता दीजिए, 30 वाला। 30 ये क्लास में नहीं करवाया था क्या, ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया था, याद करो। ये वाला टाइम, इधर कहीं स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग लगाया था, एक स्ट्रिंग लगाया था, ये दोनों जगह स्ट्रिंग लगा दिया है, तो इधर जाते समय ये वाला काम करेगा, इधर जाते समय ये वाला काम करेगा, याद आ रहा है, नहीं अभी क्लास में नहीं करवाया था। ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, एक स्ट्रिंग है,
तो कहा था कि जब ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो स्प्रिंग को धक्का मार रहा होगा, तो रस्सी खींचेगी, तो रस्सी इलोंगेशन में काम करती है, कंप्रेशन में वर्क नहीं करती है, तो वो वाला टाइम पीरियड घटा नहीं है। यस तो उसी बेस पे है। बताऊं क्या तुम्हारा यस इसमें? बताता हूँ चलो। सर वैसे ही क्या था? आकार मास m टू रबड़ इतना इतना, द फोर्स कांस्टेंट रबड़ इज k एंड सरफेस पिक्सल इज, ठीक है कोई बात नहीं, ये k है, ये k है। तो ये इधर जाएगा, जब इधर जा रहा होगा ब्लॉक, तो ये वाला स्प्रिंग बेकार होगा, ये वाला रस्सी बेकार हो जाएगा जब इधर जा रहा होगा। तो अब फिर जब वापिस यहाँ तक आएगा, इसका जब इधर जाएगा तो ये वाला बेकार हो जाएगा, तब ये वाला काम करेगा। इसका मतलब पता है क्या है? ये एक ही स्प्रिंग है कायदे से देखो तो। भाई जब इधर जा रहा है तो ये वाला काम कर रहा है, और जब वापिस यहाँ पे आने के बाद इधर जा रहा है तो सिर्फ ये वाला काम कर रहा है, ये बेकार हो गया। तो ये मीन पोजिशन एक्सट्रीम एक्सट्रीम, तो जब इधर जा रहा है तो ये वाला रस्सी काम कर रहा है यहाँ तक, फिर जब इधर जा रहा है तो ये वाला रस्सी काम कर रहा है फिर यहाँ तक। मतलब क्या, एक ही स्प्रिंग है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एम अपॉन के, एंड दिस इज आंसर। या एक और तरीका था क्या करने का, ये वाला टाइम अलग से निकाल लो, दिस इज स्मॉल टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू टाइम पीरियड, प्लस ये वाला टाइम तुम अलग से निकाल लो तो भी आएगा टी बाई टू, तो टोटल क्या हो गया टी, और टी क्या है 2 पाई रूट एम बाई के है। उठा के प्लेस कर दो तो आंसर मिल गया। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। 31, 32, 33, 35, 39, 34 कौन सा? 34 34 में कह रहा है कि a ball of mass m hang from the spring constant k, the ball oscillate with the time period t, the ball is removed, the spring is shortened by when length is mean position ना, तो मतलब एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक बंधा हुआ है और ब्लॉक मीन पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ है, तो ये जो दूरी होगी ना मीन पोजीशन की दूरी होगी x, मान लो स्प्रिंग की एलोंगेशन x है, तो क्या लिखोगे कि x की वैल्यू लिखोगे mg के बराबर, तो x क्या आ गया, दिस इज mg अपॉन k, इतना क्या। तो जब इस ब्लॉक को तुम हटा दोगे, इस ब्लॉक को हटा दोगे, तो स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाएगी? अपने नेचुरल लेंथ पहुंच जाएगी, क्योंकि जब ब्लॉक है तभी तो स्प्रिंग खींचा हुआ है, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो क्या स्प्रिंग खींचता? इसको तो ये ब्लॉक पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो कितना शॉर्ट हो गया, तो इतना शॉर्ट हुआ, एंड दैट इज mg अपन के। ओके, लेकिन अभी ऑप्शन में टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट एम बाई के। अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एम अपान के की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, और उठा के यहाँ पे रख दो इसके जगह पे, तो आंसर जाएगा जी इंटू टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू के। तो ये के नहीं, के क्यों रहेगा, के नहीं रहेगा ना, तो जी इसमें दिख जाएगा 4 पाई स्क्वायर मतलब 2 पाई का स्क्वायर। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 44 में क्या है, 41 में कह रहा है कि स्प्रिंग mass oscillate in a car if the car oscillate with the constant acceleration a on the horizontal, the frequency of oscillations increase कर जाएगा। भाई टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एम, स्प्रिंग नहीं कुछ असर नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम, 2 पाई रूट एम बाई के होता है ना। इसमें कहीं एक्सेलरेशन है क्या इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में? कहीं एक्सेलरेशन है नहीं, मास ओके। तो अगर कार को एक्सेलरेट करोगे तो क्या मास बदल जाएगा? नहीं। क्या टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा? नहीं। तो टाइम पीरियड बदलेगा नहीं, और जब टाइम पीरियड नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी? फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। 42, 43, 44। इसमें क्या रहा है कि द टू पेंडुलम एट रेस्ट स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर, देयर लेंथ आर इतना इतना इतना, दे विल स्टार्ट स्विंगिंग इन सेम फेज टुगेदर आफ्टर लॉन्गर पेंडुलम के कितने ऑसिलेशन के बाद ऐसे होगा? टू पेंडुलम स्टार्ट रेस्ट से, मतलब दो पेंडुलम, एक पेंडुलम ये है और एक पेंडुलम मान लो मेरा हाथ है, बट एक बड़ा लेंथ के थोड़ा लेंथ क्या है, और दोनों शुरू से एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए ऐसे, ठीक है। लेकिन एक साथ यहाँ पे नहीं आएंगे, लेंथ अलग अलग है ना, तो एक जल्दी जल्दी आएगा और एक धीरे धीरे आएगा, एक अभी जाएगा तब तक कई चक्कर लगा लेगा।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोबारा कब सेम फेज होंगे, मतलब ये है आफ्टर सेम फेज आफ्टर। तो ऐसे है ना, तो ये वापिस गया, फिर ये हो सकता है वापिस उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे दोबारा कब आएंगे। तो मान लो अब फेज कुछ नहीं, फेज होता है एंगल ट्रेवल, कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, बेसिकली यही फेज होता है, ठीक है। तो एंगल ट्रेवल सेम मिलना चाहिए, एंगल ट्रेवल सेम नहीं मिलना चाहिए। सेम फेज में आने का मतलब है ना, ये सब एंगल आ सकते हैं, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, इवन वाला, इसको सेम फेज बोला जाता है। तो इसका मतलब ये चक्कर हो गया ना, ये तो चक्कर है, ये इसमें कोई चक्कर नहीं लगा, इसमें 1 राउंड, इसमें 2 राउंड, मतलब 2 ऑसिलेशन या 2 टाइम पीरियड, इसमें 3 टाइम पीरियड लगेगा, तो सेम फेज में आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छा एक मान लो 2 पाई एंगल तय किया हो, एक मान लो 6 पाई एंगल तय किया हो, तो ये दोनों ही सेम फेज कहलाएंगे, क्योंकि वापिस उसी पोजीशन पे आ गए। तो अभी जो बड़ा वाला है ना, ये मान लो N1 राउंड किया और ये N2 राउंड किया, भाई टोटल टाइम T लगा, दोनों शुरू में है, तो ऐसे ऑसिलेट कर, एक और ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, फिर दोनों एक ही फेज में T टाइम बाद आए। तो T टाइम में आए, तो T टाइम में इसने N1 राउंड कर लिया और T टाइम में इसने N2 राउंड कर लिया, तो T टाइम क्या होगा, N1 इंटू इसका टाइम पीरियड T1। भाई एक टाइम पीरियड को राउंड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम नहीं आ जाएगा, और सिमिलरली ये वाला जो टाइम आएगा ये भी क्या आएगा, N2 इंटू टाइम T2। टाइम तो सेम है, जब दोबारा सेम फेज में आए हैं तो टाइम तो सेम है, तो ये दिखा दिया। ओके, N1 और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट L बाई जी, L N1 बड़े वाले का ना, तो इसका लेंथ क्या है 1.44, तो यहाँ लिखोगे 1.44, 2 पाई रूट L अपान जी इक्वल्स टू N2 अगेन 2 पाई रूट L अपान जी, और L 1 है जी, यहां से 2 पाई से 2 पाई कटेगा, जी से जी कटेगा, इससे क्या मिलेगा N1 इंटू 1.44 का 1.2 बनेगा, और ये बनेगा N2, ये बनेगा 6 अपान 5, तो N1 अपान N2 की वैल्यू आएगी, ये 6 अपान 5 है ना, तो 5 इधर भेजो, इट इज 5/6, 5/6। तो N1 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, N1 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, डबल 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब 5 का टेबल 20 हो सकता है। वैसे N2 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, जब इसका 5 होगा, इसका 5 होगा तो इसका 6 है, तो इसको 6 लिखोगे, जब इसका 10 होगा, जब इसका 10 होगा तो ये 12 होगा, मतलब इसका 6 का टेबल बनेगा ये। तो कोई पूछे कि कितने टाइम बाद ये दोबारा सेम फेज में आएंगे, कितने ऑसिलेशन बाद दोबारा सेम फेज में आएंगे, तो बड़े वाले का 5 ऑसिलेशन या 10 ऑसिलेशन या 15 ऑसिलेशन या 20 ऑसिलेशन। तो इस सभी ऑप्शन में क्या है 5 है, तो हम इसको मार्क कर देंगे, 45, 46, 47, 48, 49, यस सर उस क्वेश्चन में 45, 50 तक बताओ, सर 47, 49, देखो वन सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 47 बता रहा हूं, इसमें कह रहा है क्या सिंपल पेंडुलम विद लेंथ L एंड बॉब ऑफ मास M SH स्मॉल रूट A द मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग इज। तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, जब स्ट्रिंग बॉटम पे आती है, तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, टेंशन T ऊपर दिखाएंगे, M से नीचे दिखाएंगे, और इसकी वेलोसिटी है V सपोज करो, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे, T माइनस एम जी बराबर M V स्क्वायर बाय L, MV स्क्वायर बाय R। अब T की वैल्यू किस बराबर आएगी, आएगी M कॉमन निकाल लो, दिस इज G प्लस V स्क्वायर बाय L, अभी निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, देखो जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड उन्होंने दिया है कितना, A के बराबर है, स्मॉल एम्पलीट्यूड A, ये दूरी A के बराबर है, एम्पलीट्यूड A है, तो जब पार्टिकल मीन पाएगा तो उसकी स्पीड भी होगी कितना, A ओमेगा होगी, A ओमेगा भी A ओमेगा होगी, तो A ओमेगा होता है इसका रूट G अपान L होता है, G अपान L होता है, अरे टाइम पीरियड 2 पाई रूट L बाई G, दिस इज 2 पाई ओमेगा, देन ओमेगा इज रूट G बाई L।
अब इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो, v² बाय एल आएगा। तो यहाँ से g कॉमन आएगा ना, देखो यहाँ पे भी g आ रहा है, यहाँ पे भी g आएगा, g कॉमन बाहर निकाल लो तो टेंशन क्या आएगा, दिस इज mg ब्रैकेट में 1 प्लस a का स्क्वायर अपॉन l का स्क्वायर। तो दिस वन इज द आंसर 48 Sir, 51. 48 Yes, sir, 51. 50 So 49. 49 49 कह रहा है कि इतना kg यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर विद द इतना रेडियस इज सस्पेंडेड बाई, कह रहा है 25 kg यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर विद द रेडियस इतना इज सस्पेंडेड बाई द वर्टिकल वायर सच दैट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ स्फीयर। गुड, क्या है? अच्छा ये तो क्या करेंगे, स्फीयर है, अब इस स्फीयर को रस्सी से बंधा हुआ है स्फीयर, और इस स्फीयर को तुमने ऐसे घुमाया, तो घुमाओगे तो रस्सी ट्विस्ट होगी तो उल्टा टॉर्क लगाएगी। जो उल्टा टॉर्क लगाएगी उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, देखो कितना 0.1 न्यूटन रिक्वायर्ड द रोटेट ऑफ द स्फीयर थ्रू दिस एंगल, और टॉर्क वस्तु क्या होता है सी थीटा, ट्विस्ट किया गया देखो, टॉर्क ऑफ इतना इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द स्फीयर थ्रू द एंगल इतना, देन ओरिएंटेशन इज मेंटेन, मतलब उस ओरिएंटेशन को मेंटेन रखने के लिए तुम्हें इतने का टॉर्क लगाना पड़ेगा, तब जाके वो उस ओरिएंटेशन में, हाथ हटा दो घूम जाएगा। तो सी थीटा टॉर्क कितना है 0.1 इक्वल्स टू सी, और थीटा कितना है 1, इसे सी की वैल्यू क्या आ गई 0.1, और टाइम पीरियड टॉर्सल में क्या होता है 2 पाई रूट आई बाई सी, तो सी मिल गया आपको यहां से, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर है ना, इज 2/5 mr स्क्वायर। तो मास की वैल्यू प्लेस कर देना, रेडियस प्लेस कर देना, आई आ गया, आई उठा के यहां प्लेस कर देना, सी प्लेस करना, आंसर आ जाएगा। सही है। 51 में कह रहा है कि when two mutually perpendicular simple harmonic motion of same frequency amplitude phase are suspended, two mutually perpendicular simple harmonic motion of same frequency and amplitude phase are superimposed। अच्छा तो ये तुम पूछते the two mutually perpendicular simple harmonic motion of same frequency, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे x बराबर a sin ओमेगा t लिख लो, और y बराबर क्या लिखोगे a, अच्छा हाँ सही तो है, सेम फ्रीक्वेंसी है ना और सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फेज है, तो ये भी तो यही बनेगा, a sin ओमेगा t बनेगा भाई, a sin ओमेगा t भी a sin ओमेगा t बनेगा। इसका मतलब क्या आ गया, y बराबर x आ गया ना, y की वैल्यू x आ गई, पाथ का इक्वेशन। इसका मतलब जो पार्टिकल होगा वो इस एक्सिस पे मूव करेगा, मोशन करेगा इस एक्सिस पे, y बराबर x 45 डिग्री मूव करेगा। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड आएगा ये जो दूरी है इसका, जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी का तो ये आएगा x, और इसका भी उसी टाइम पे 1 आएगा तो भी आएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा a कामा a, और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस a कामा a। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा नया एम्पलीट्यूड ए एन जो बनेगा वो बनेगा a√2, भाई मीन पोजीशन तो यही है, और ये दूरी a√2 बनेगी। अब resultant motion is linear SHM along the straight line inclined equally to the straight line of the motion of the component ones। ठीक है, देखो x एक्सिस और y एक्सिस का जो मोशन है उससे इक्वली एंगल पे इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये मैंने क्लास में नहीं करवाया। इसके बाद 50, 52, 53, 54, 55, 56, 56. 55 में कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल मूविंग द एक्स वाई प्लेन इज दिस। लाइफ में कुछ हो गया है क्या, ये तो क्लास में नहीं करवाया था। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी बनेगा, और वाई बराबर क्या बनेगा ए कॉस ओमेगा टी बनेगा, ए कॉस ओमेगा टी बनेगा। देखो आई का कोफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट, जे कोफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स ए साइन ओमेगा टी, वाई ए कॉस ओमेगा टी, दोनों की स्क्वायर करके जोड़ दो तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पाथ क्या होगा, सर्कल बन गया ना, तो मोशन इज सर्कल। क्वेश्चन 56 ये सब क्लास में करवाया था। 56 में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिव एसएचएम इज दिस, द गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड बाय मिनिमम, कितने मिनिमम एसएचएम से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक है, इसको अलग अलग एक्सपेंड करो ना, इसको ऐसे लिखो
y बराबर इसको लिख सकते हो 4, इस 4 cos 0.5t लिखो और बाकी को ब्रैकेट में भेजो। तो इसको 2 लिख लो और 2 को ब्रैकेट में भेजो यहाँ पे, तो बनेगा 2 cos 0.5t इंटू साइन 1000t। अब ये क्या है देखो, ये है 2 cos से sin b, तो 2 cos से sin b का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो। यही क्या 2 sin a cos b है, ठीक है, लिखोगे 2 sin a cos b, sin a cos b तो होता है sin a प्लस b, और अभी ये तो यहीं पर रहेगा ना, दिस इज cos 0.5t ब्रैकेट में sin a प्लस b 1000, अब प्लस ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000.5t बनेगा, और क्या बनेगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो प्लस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b करो, तो a माइनस b करोगे तो इसमें से घटा दो, तो 1000 से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी 9.5 9.5 सही है। यस सर। हाँ अब देखो, अब फिर इसको ना 2 के साथ इस cos को इसके यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो ये क्या बन गया 2 cos से sin b बन गया, और ये वाला क्या बन गया 2 cos से sin b बन गया, ये अलग है और ये अलग है, फिर उसको अलग से एक्सपेंड करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 2 cos 0.5t इंटू साइन 1000.5t प्लस 2 cos 0.5t इंटू साइन 999.5t। अब इसको अलग अलग करो फिर से, तो क्या बन गया अगेन ये 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b क्या होता है अगेन sin a प्लस b होता है, क्या लिखोगे sin a प्लस b, तो sin a प्लस b को जोड़ दो, तो ये कितना आएगा 0.5 है ना, तो बनेगा 1001t बनेगा, नहीं तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो फिर तुम इस 1 इसमें से 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा 1000 आएगा, फिर ये क्या बनेगा 2 cos a sin b, ये अगेन क्या है sin a प्लस b, मतलब इसको इसमें जोड़ोगे, जब इसको इसमें जोड़ोगे ना तो 90.5 से मतलब 1000 बना देगा, मतलब ये वाली वैल्यू डबल हो जाएगी, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। और उसके बाद क्या बनेगा sin a माइनस b, मतलब इसमें से इसे घटाना 0.5 को, तो ये क्या बन जाएगा sin 999t बन जाएगा। अब तुम देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कितने इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन है। देखो इस वाले एसएचएम का फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 1001 है फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस वाले का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 1000, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 999, तो ये एसएचएम ये एसएचएम ये एसएचएम तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो गया ना, तो मिनिमम कितने इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है 3 एसएचएम की इक्वेशन मिलकर बना है, एसएचएम बोल रहा ना कितने एसएचएम, तो 3 एसएचएम है, एक ये एसएचएम है एक ये, बस फर्क क्या है इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड 1 है, इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड 2 है, देखो 2 है, और इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड 1 है, आंसर इज 3 एसएचएम। देन 56 58 गुड। अभी काम करो, इसमें आता है एक्सरसाइज 2 1 से लेके 4 7 10 15 9 सर क्वेश्चन 12 9th डैम्प ऑसिलेशन में पढ़ाया था याद करो, और डैम्प ऑसिलेशन में ये लिखा गया था दैट द टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो जो टाइम पीरियड था टाइम पीरियड उसमें देखो एक ऐसा फॉर्मूला आया था, कुछ ऊपर ए लिखा हुआ था, अब प्रोपोर्शनल आएगा 1/m ओमेगा नॉट के स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। याद आ रहा है डैम्प ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला लिखा गया था। यस सर यस सर उसमें यस सर था एक टर्म ये भी था, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 सर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द बॉब ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ स्फेरिकल हॉलो बॉल विद वाटर अ प्लग होल नियर द बॉटम ऑफ द, अच्छा ड्यूरिंग द ऑसिलेशन टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा, तो देखो क्या होता है सिंपल प्रॉब्लम में क्या होता है, एक रस्सी से बांध देते हो,
इस तरीके से होता है, इसमें पानी भरा पड़ा होता है। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है इस एंड से टाइम पीरियड का फॉर्मूला में 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। तो तुम मुझे बताओ पहले जो टाइम पीरियड होगा, सुनो, जो पहले होगा सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से यहां तक होगी ना, पहले सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक होगा जब पानी पूरा भरा पड़ा होगा। जब पानी पूरा भरा हुआ होगा, इसमें पानी जब पूरा भरा हुआ होगा तो सेंटर ऑफ मास की दूरी इस एंड से सेंटर ऑफ मास की दूरी ये पूरा पूरा एल होगा, वही एल है। जब इसमें से पानी लीक करेगा तो पूरा पूरा पानी नीचे जाएगा ना, जब पानी नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो नीचे भागेगा। यस सर। तो जब नीचे जाएगा तो एल कम होगा, एल कम होगा तो टाइम पीरियड घटेगा। लेकिन तुम बताओ टी बराबर 0 पे जब पूरा पूरा पानी है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मतलब सेंटर पे है, और जब पूरा पानी निकल गया बाहर तब सेंटर मास कहाँ गया? तभी भी तो सेंटर मास यहीं पे आ गया भाई। पानी नहीं होता है, स्फीयर है, तो उसी स्फीयर का सेंटर मास कहाँ पे है? सेंटर पे। तो इसका मतलब हुआ क्या, जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है वैसे से ये हो रहा है कि पहले सेंटर मास नीचे जा रहा है, अब बाद में सेंटर मास वापिस वहीं पे आ गया। भाई पानी जब इसमें से पानी बाहर निकलेगा तो पूरा पूरा जो पार्ट है वो मास नीचे को जा रहा है ना, जब मास नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास उधर ही भागेगा। लेकिन जब पूरा पानी निकल जाएगा तो सेंटर मास फिर वापस आ गया है। मतलब इस पानी निकलने में ऐसा हो रहा होगा कि कुछ समय तक पहले सेंटर मास नीचे जाएगा, उसके बाद फिर सेंटर मास ऊपर उठेगा और उठते उठते वहीं आ जाएगा जहां पहले था। इसका मतलब कि पहले दूरी एल बढ़ा होगा, पहले एल बढ़ रहा है ना, पहले एल बढ़ रहा है तो एल पहले बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, पहले टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। अब बाद में भाई सेंटर ऑफ मास से दूरी होगी ना एल की, एल इज व्हाट, इस हिंज का सेंटर ऑफ मास से दूरी है, तो पहले ये दूरी बढ़ रही है क्योंकि सेंटर ऑफ मास जा रहा है, दूरी बढ़ रही है। अब बाद में वही दूरी घट रही है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड पहले इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज करेगा और फिर ओरिजिनल गेन कर लेगा। तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16 कौन सा? 16 गुड। ये कह रहा है इतना, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज रिटन एज ए बराबर इतना, देन ये तुमने पूछा कैसे? हाउ डे यू? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? सर किया था तो सर उसमें 3π/4 नहीं आ रहा था, -π/4। चुप रहो प्लीज। ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स उठा के यहाँ प्लेस कर दो तो क्या बनेगा? एक्स नॉट फिर कॉस ओमेगा टी माइनस π/4, दिस इज एक्सेलरेशन। और वो क्या कर रहा है, कैपिटल ए क्या होगा? तो ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट होगा माइनस साइन के साथ। ओके, तो ये माइनस साइन को भी तो नीचे भेजना पड़ेगा अंदर, तो माइनस साइन अंदर भेजोगे तो प्लस पाई इसमें ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये इक्वेशन बन जाएगा ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस π/4, अब पाई ऐड कर दो ताकि आगे का जो माइनस साइन है वो एडजस्ट हो जाए, आगे का माइनस साइन एडजस्ट हो जाए, तो क्या बनेगा? 3π/4 बन जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि ए किसके बराबर है, जो ए आ रहा है कैपिटल ए, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट यहाँ दिख रहा है, और ये वैल्यू क्या है? 3π/4 आ रहा है ना, 3π/4, तो तुम्हें फोर्थ पार्ट में मिल जाएगा। 17, 18, 19, 20, 15 पे कौन सा? 15 वाला कह रहा था। 15 The displacement of object attached to the spring execute simple harmonic motion is given by this one. The time at which the maximum speed of first time occur. तो देखो कुछ नहीं भाई, ये वहीं से समझ में आ जा रहा है। देखो ये cos ओमेगा टी है ना, cos ओमेगा टी का मतलब पार्टिकल कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। cos ओमेगा टी का मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो मैक्सिमम स्पीड गेन करने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? मैक्सिमम स्पीड गेन करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? मीन पोजीशन पे, उसको मीन पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन का टाइम क्या होता है? t/4 होता है। और एक इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं, लग रहा है, चेक करते हैं। t/4 हो सकता है। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2π ओमेगा। तो इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा, टाइम
टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा पाई के बराबर है ना, देखो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा पाई के बराबर है, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो जब पहला टाइम आएगा t/4, तो 2/4 का मतलब 0.5, एक पार्ट तो आंसर मिल गया। दूसरा, वापिस जब ऐसे हो के यहां पे आएगा तभी भी तो सेम स्पीड गेन करेगा, तो ये टाइम क्या होगा, ये t/2 होगा, तो t/2 का मतलब 1 सेकेंड और t/2 भाई 2 सेकेंड है ना ये, तो फिर जब वापिस से आएगा तो 1 सेकेंड और, तो 1 सेकेंड और 0.5 है, तो 1.5 आएगा ना, अगला 1.5 पे आएगा जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, अगला तो और ज्यादा आएगा, तो ठीक है, दिस इज आंसर। 17, 18, 19, 20, 25, 27, 21, 19. 21, सुनो 19, कह रहा है एक्स भी टी डिनोट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इतना इतना इतना, कह रहा है देन विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद द टाइम, इसमें कौन सा है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो वैल्यू प्लेस कर दो, समझ में आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद करो, तो इसमें क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टी अपान एक्स, एक्स एक्स कट गया, हाँ गुड, ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड इसका ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, पहला ही आंसर आ गया। इसमें देखो ये 80 अपान 2 पाई भी चेक करते हैं, 80 की वैल्यू क्या होगी, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो तुम ए के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू टी, और ये 2 पाई भी है, तो भी को क्या लिखोगे, भी होगा, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हटाओगे तो एक्स कटेगा ना, एक्स नहीं कटेगा, रूट के अंदर आ गया ना, वेलोसिटी का जो फंक्शन बनेगा ये रूट के अंदर चला जाएगा, तो एक्स कट नहीं कर पाएगा। अब वैसे भी देखो ना, ए अगर ठीक है नहीं कट पाएगा, ये नहीं होगा, 80 अपान भी, अरे ये भी नहीं होगा यार, इसे चेक कर लेते हैं, 80 अपान भी क्यों नहीं होगा, देखो ये इसलिए नहीं होगा, ये क्या होता है, ये होता है फिर भी की वजह से रूट आ जाएगा ना, इस भी की वजह से फिर रूट आ जाएगा नीचे, रूट आ जाएगा। फोर्थ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये चेक करते हैं, ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, ओमेगा का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, इंटू टी स्क्वायर, एक वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 एक्स स्क्वायर इतना, प्लस 4 पाई, एंड v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन होता है ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा, ये टी, अच्छा ये जो फंक्शन है ना ओमेगा का पावर 4, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे टी नहीं, तो टी के जगह तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, ओमेगा का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, टी के जगह लिख सकते हो तुम 2 पाई बाई ओमेगा, तो बनेगा 4 पाई स्क्वायर अपान ओमेगा का स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा, अगला एडिशन, ये वाला टर्म कहां गया, ये वाला टर्म बनेगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया, और ये पूरा टर्म इसको कैंसिल कर देगा, इसे कैंसिल कर देगा, बन गया ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला भी और चौथा भी। क्वेश्चन नंबर 20, Yes, sir. नहीं समझ में आया, आ गया. तो 21, 21, अ पार्टिकल, अच्छा ये मैंने क्लास में करवाया था, जिसका आंसर आया था याद आ रहा मुझे, π/6, a particle executes simple harmonic motion to a and frequency omega along the x-axis, their mean position separated by distance x naught, if the maximum separation between them is इतना, the phase difference between the motion is, तो एक का इक्वेशन मान लो a sin ओमेगा t है, एक का ये मान लो x1, दूसरे का क्या मानोगे तुम, x2 माइनस a, मीन पोजिशन में डिस्टेंस है ना, तो एक का मीन पोजिशन ओरिजिन है, तो इक्वेशन ये मान लो, और एक का जो मीन पोजीशन है वो कहीं और है, तो इक्वेशन क्या होता है, जब मीन पोजीशन ओरिजिन पर नहीं होता तो याद करो x माइनस एक्स मीन बराबर a साइन ओमेगा टी, तो लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लिया, ये फाइव मैं इस लिख रहा हूं ताकि फेयर डिफरेंस आ जाएगा ना, इसमें और इसमें फेयर डिफरेंस फाइव नॉट का मान लिया, ठीक है। अब देखो
लेकिन इस ऐसा थोड़ी कहा कि मीन पोजीशन से ही शुरू होगा। इसको मान लो ओमेगा टी प्लस फाई 1 मान लो, इसको मान लो ओमेगा टी प्लस फाई 2 मान लो। अब फिर डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई, इट इज फाई 2 माइनस फाई 1। तो अब तुम क्या करो, इसे क्या, और यहां से x2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x2 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू आएगी, a को इधर भेज दो, a को तुम इधर भेज दो, तो बनेगा x2 बराबर a प्लस बन जाएगा ना, प्लस इतना बन जाएगा। अब x2 और x1 की बीच का डिस्टेंस, x2 और x1 के बीच का डिस्टेंस, दैट इज डेल्टा x। डेल्टा x इज व्हाट, x2 माइनस x1। तो इसमें से घटाओगे तो बनेगा कैपिटल A प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, ये लिखोगे। अब देखो क्या है, अब देखो कह रहा है कि दोनों के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन x नॉट प्लस ए है, तो इस डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। अच्छा, इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूं, डेल्टा x को a प्लस ये जो होगा ना, ये पूरा पूरा एक नया फॉर्मेट बदल जाएगा, नया फॉर्मेट में, और इस रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आएगा। अच्छा देखो, इस डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, a प्लस इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। तो याद करो, कहा था ना कि अगर t का कोएफिशिएंट ओमेगा टी दोनों में सेम है, तो फेजर मेथड से आता है या वेक्टर मेथड से एम्पलीट्यूड आता है। तो इस पूरे फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मान लो a न्यू है, ये नॉट है, पूरे फंक्शन एम्पलीट्यूड a नॉट है। तो क्या बन जाएगा, यहां पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी वही रहेगा, और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा फाई नॉट। अरे याद करो, इसको इसका रिजल्टेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर ओमेगा टी इसका ओमेगा टी सेम है तो इक्वेशन नोट होता है। और अब इस डेल्टा एक्स की मैक्सिमम क्या होगी, ये प्लस ए नॉट होगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की मैक्सिमम 1 होती है, और मैक्सिमम क्या दिया है उन्होंने, एक्स नॉट प्लस ए दिया है, इसका मतलब एक्स नॉट प्लस ए दिया है। अच्छा मैंने ना गलत किया, x1 इतना लिखोगे, अब मीन पोजीशन x नॉट डिस्टेंस सेपरेटेड है ना, सेपरेटेड x नॉट है, तो ये ना x नॉट होगा, ये x नॉट होगा बेसिकली, x2 माइनस x नॉट बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस x नॉट इधर जाएगा, तो ये x नॉट होगा बेसिकली, ये x नॉट होगा। तो मैक्सिमम क्या बन गया, डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू x नॉट प्लस a नॉट, तो x नॉट प्लस a नॉट इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है x नॉट प्लस a के बराबर है, तो x नॉट प्लस a के बराबर कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब a नॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसका मतलब a नॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a नॉट की वैल्यू आनी चाहिए दिस इज a। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड आना चाहिए वो a के ही बराबर आना चाहिए, a के बराबर। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो वेक्टर मेथड का हेल्प से, क्या लिखोगे, तो इसको मैं हटाता हूं, इरेज करता हूं, इसको लिखूंगा a बराबर एम्पलीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos स्क्वायर, क्यों माइनस है ना बीच में ना, माइनस साइन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, cos इज डेल्टा फाई, दोनों के बीच का फेयर डिफरेंस, यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, यहां से आएगा cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1/2, देन व्हाट इज डेल्टा फाई, इट इज π/6, तो आंसर इज π/6। 22 23 24 सर ये जो x, सर x तुम्हें याद आ रहा मैंने मेन पोजीशन से x बराबर लिखा था x माइनस एक्स मीन बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखवाया था। अब की बार x मीन क्या है, x नॉट है ना, उन्होंने दिया है देखो, सेपरेशन बिटवीन मीन पोजीशन इज x नॉट, सेपरेशन देयर मीन पोजीशन इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x नॉट। तो एक को ओरिजिन मानोगे तो दूसरे का मीन पोजीशन x नॉट पे मानोगे ना, जब x नॉट पे मानोगे तो यहाँ पे इसके जगह पे x नॉट लिखना पड़ेगा, जब यहाँ पे x नॉट लिखोगे तो जब इसको तुम इधर भेजोगे तो x नॉट क्या बनेगा, ठीक है। इसके बाद माइक बंद करो, 22 23 24 23 23 कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम इज सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड ओनली इन द पीरियड बिटवीन इतना टू इतना, द टाउ मे बी कॉल्ड द एवरेज लाइफ। कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड 1/e के फैक्टर से घट जाता है जितने टाइम में, उस टाइम को बोलते हैं
एवरेज लाइफ मतलब एम्पलीट्यूड कितने टाइम में पहले का 1/E हो जाता है, दिस इज नोन एज एवरेज लाइफ। अब देखो तो डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला में लिखवाया था तुमको, A0 e - BT/m लिखवाया था, A0 e BT/m लिखवाया था। अब कितने टाइम में ये पहले का 1/E हो जाएगा, तो मान लो टाइम t है, तो एक जगह पे क्या लिखोगे, A0/E लिखोगे, तो यहां से A0 से A0 कट गया, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो बनेगा ln E इज इक्वल टू लॉग लिया ln E, ये बनेगा -B/m इंटू टी, तो -B/m इंटू टी बनेगा, लेकिन लॉग लोगे ना तो 1/E की वजह से माइनस आ जाएगा, और ln E 1 होता है, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई m/b, तो आंसर होना चाहिए m/b, बट इन्होंने इसमें मास नहीं लिखा हुआ है। When the spherical bob of the pendulum retard proportional to its velocity with the b, जो acceleration है ना, acceleration वो proportional to retard हो रहा है, velocity के साथ proportional है, इसके बराबर है। अच्छा ये जो b आया था ना, ये जो b है बेसिकली डैम्पिंग के समय पे याद करो, ये m/b आ रहा है ना, डैम्पिंग के समय पे मैंने ये बताया था तुम्हें, फोर्स जो होता है वो -B/b इंटू वेलोसिटी के बराबर आता है डैम्पिंग में। जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी के उल्टा काम करता है और वेलोसिटी के लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन तुम क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऐसे क्या लिखोगे, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, तो -B/m इंटू b। और उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने लिखा है रिटार्डेशन, सुनना, रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी विद फैक्टर b। इसका मतलब तुम इस चीज को भी लिख सकते हो, ये भी होल्ड करना चाहिए और ये भी होल्ड करना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि m क्या आना चाहिए, m1 आना चाहिए ना। अगर ये और ये होल्ड कर रहा है, तुमको पढ़ाते समय मैंने इसको लिखवाया था, तो एक्सेलरेशन मास डिवाइड करके आएगा, उन्होंने एक चेंज कर लिया है, कहा कि वो ऐसा होगा, तो मास 1 आ गया, तो अगर उसको 1 को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो यहाँ पे, तो आ गया 1/b। तो आंसर इज थर्ड। 24, 25, 26, 25 4 सर। दिया था सर, हाँ, ने 4 दिया था। अरे गलत दिया, एकदम कंफर्म है, थर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 25 माइक बंद करो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि an ideal gas enclosed in a vertical cylinder container support a freely moving piston of mass m. The piston and cylinder have the equal cross section area A. When the piston is equilibrium, the volume of the gas is V0. इतना piston slightly displace equilibrium position release, assuming that completely isolated from the surrounding. Piston exits simple harmonic motion of frequency. अच्छा जी, ये बताना था मुझको, गुड। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में नहीं करवाया था क्या, बताओ। सुनो, थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में तो क्या करेंगे, इस तरीके से चैम्बर है और यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा दिया, ठीक है, इसमें गैस भरा पड़ा है, पिस्टन का मास m है और गैस एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोलेटेड का मतलब होता है एडियाबैटिक, इसका इक्वेशन होता है पीवी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया जाता है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है एक्स, और गामा को बोलता है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। अब देखो, तो मान लो इसको हल्का सा स्लाइटली तुमने नीचे को डिस्प्लेस किया, स्लाइटली हल्का सा एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ना, तो नीचे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो गैस ऊपर धक्का मारेगी, तो ऐसे ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। अब पता करना है टाइम पीरियड्स, तो इस पिस्टन का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इस एक्स के टर्म में। तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहीं पे डिफरेंशिएट किया जाता है, तो प्रोडक्ट मेथड फॉर डिफरेंशिएशन p इंटू इसका डिफरेंशिएशन v का पावर गामा का, ये बनेगा गामा इंटू v का पावर गामा -1 dv प्लस v का पावर गामा इंटू dp, कांस्टेंट का 0 बनेगा।
यहाँ से v का पावर गामा माइनस 1 से ये गामा हट के एक v बस बचाएगा, गामा माइनस 1 कट जाएगा, v बचेगा। तो यहाँ से dp की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी तुम्हारी माइनस p गामा dv अपान v, ये बनेगा। देखो dv की वैल्यू बनेगी p गामा dv अपान v बनेगा। अच्छा dp प्रेशर है, इसी प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो ना, एरिया से, तो तुम्हें फोर्स आ जाएगा। एरिया मल्टीप्लाई करो तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स। और इसी को मास से डिवाइड कर दो, मास से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मास से डिवाइड कर दिया। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखना जा रहा हूं, देखना ये इक्वल टू हो गया क्या, माइनस पी गामा अपान एम भी इंटू ए, और ये डीवी ना वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन ये ए है, क्रॉस सेक्शन ये ए है, और एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिए हो, क्रॉस सेक्शन ये ए है और एक्स डिस्प्लेस किए हो, तो वॉल्यूम क्या आ गया, ए एक्स। तो वॉल्यूम आ गया ए एक्स, मतलब डीवी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स लिख सकता हूँ। तो बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये क्या बन गया, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन गया एस एच एम का। तो ओमेगा की वैल्यू क्या बन गई, इट इज 1 अपान पी गामा ए स्क्वायर अपान एम बी। और उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, देखो टाइम पीरियड नहीं पूछी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा के साथ 2 पाई एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पर होता है 2 पाई एफ। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 2 पाई, अब पी गामा इसमें दिख रहा है, थर्ड पार्ट आंसर हो जाएगा। एम इंटू वी नॉट, वी नॉट वॉल्यूम है ना, तो तुम वी नॉट बाद में मान लेना इसको वॉल्यूम को। 26, 27, 28, 30, 31, 26 सर 26 A particle move with the simple harmonic motion straight line in first tau second after the starting from rest, travel a distance itna, travel itna in same direction, then a particle move with the simple harmonic motion straight line in first tau second after starting from rest। अच्छा जी, रेस्ट का मतलब क्या होता है, इक्वेशन होता है x बराबर a cos ओमेगा t। कोई चीज अगर रेस्ट स्टार्ट होती है तो एसएचएम का इक्वेशन कॉस से चलता है, x बराबर a cos ओमेगा t। कह रहा है पहले टाउ सेकंड में इट ट्रेवल अ डिस्टेंस a, पहले टाउ सेकंड में a दूरी तय किया, मतलब क्या लिखोगे, a बराबर कैपिटल A cos ओमेगा इंटू टाउ, इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे। फिर कह रहा है इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड ट्रेवल टू ए डिस्टेंस, टू ए डिस्टेंस मतलब अगर टी बराबर 0 पे यहां पे था तो पहले टाउ सेकंड में ये दूरी तय किया, और अगले टाउ सेकंड में 2a दूरी तय कर लिया। इसका मतलब टोटल कितना टाइम लगा शुरू से लेके यहां तक आने में, 3 टाउ, 2 टाउ, एक टाउ ए एक टाउ ए, टोटल 2 टाउ लगा। 2 टाउ में वो कितना दूरी तय किया, 3a दूरी तय किया ना भाई, पहले टाउ सेकंड में ये दूरी तय किया, दूसरे टाउ सेकंड में 2a। इसका मतलब शुरुआत से 2 टाउ सेकंड में कितना दूरी तय किया, 3a। मतलब अगर इस फंक्शन में, ये फंक्शन शुरुआत से है ना, इस फंक्शन में अगर t की जगह पे मैंने 2 टाउ रखा तो x जगह पे क्या रखोगे, 3 टाउ। तुम इसको लिखोगे 3a बराबर a cos ऑफ ओमेगा इंटू 2 टाउ, लिखोगे। अब उन्होंने क्या पूछा, एम्पलीट्यूड पूछा है ना, तो एक काम करो, इसको 3a रहने दो कैपिटल ए, और इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दो कॉस वाले को, इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1 लिख सकते हो। और cos स्क्वायर ओमेगा टाउ यहां से cos ओमेगा टाउ क्या होगा, cos ओमेगा टाउ यहां से आएगा ना, यहां से इट इज a अपान कैपिटल ए, ए अपान कैपिटल ए उठा के यहां पर रख दो, तो बनेगा कितना 3a बराबर कैपिटल ए ब्रैकेट में 2 अपान क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको लिखोगे क्या लिखा था मैंने, 3a बराबर कैपिटल ए कॉमन 2 और cos स्क्वायर टाउ, तो cos टाउ क्या है यहां से a अपान कैपिटल ए, तो बनेगा a स्क्वायर अपान कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कैपिटल ए सॉल्व होके आ जाएगा, और कैपिटल ए आ गया तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। और एक बार एम्पलीट्यूड मिल गया तो टाइम पीरियड किससे आएगा भाई, एम्पलीट्यूड मिल गया तो एक जगह पे रख दो, रखो, बताओ कितना आ गया आंसर। ये आना चाहिए आपका, इधर भेज दो। अच्छा
ओके देखो, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यहां से, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब एम्पलीट्यूड चेक कर लो इनमें से दोनों में से कौन साटिस्फाई कर रहा है। तो जब यहाँ पे 3 रखोगे ना 3 तो बनेगा 9, ये बनेगा, ये सेटिस्फाई तो नहीं करेगा। अब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा ना, टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड कैसे आएगा देखो, इस इक्वेशन से मुझे ओमेगा टाउ निकालना है ना, ए को एलिमिनेट करना है। ए को एलिमिनेट कैसे करेंगे हम लोग, इसमें क्या करो तुम, ए को एलिमिनेट करने के लिए तो हमने सब कुछ गलत किया है। ये इक्वेशन सही है, x बराबर ए कॉस, बस यही इक्वेशन सही है, बाकी सब गलत है। कैसे भाई, पार्टिकल अगर मीन पे है, अगर पार्टिकल मीन पे है, मीन कर रहा हूं एक्सट्रीम पे है, ये ओरिजिन है ना, तो कह रहा है टी बराबर 0 पार्टिकल यहां पे है, तो कितना दूरी तय किया उसने, तय किया ये दूरी तय किया ना, ये दूरी कितने सेकंड में, टाउ। मतलब पार्टिकल यहां छोड़ोगे, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये दूरी ना होगा कितना, स्मॉल ए होना चाहिए, और ये कैपिटल ए होता है, और ये ओरिजिन है। तो इस इक्वेशन में एक्स और ए का ओमेगा टी में एक्स और ए का ओमेगा टी एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो जब टी के पे तुम टाउ प्लेस करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लेस करोगे ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये होगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए होगा, न कि स्मॉल ए होगा। एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी में मीन पोजीशन ओरिजिन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर इसने ए दूरी तय किया, यहां से एक्सट्रीम से ए दूरी तय किया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना रह गया, ये ओरिजिन है, ये दूरी पूरा ए है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स माइनस ए। तो हमको लिखना चाहिए इसको एक्स ए माइनस स्मॉल ए लिखेंगे इसको, ये ए माइनस स्मॉल ए बनेगा। सिमिलरली 2 टाउ टाइम में, अगले टाउ टाइम में उसने 2a दूरी तय किया, इसका मतलब टोटल 2 टाउ सेकेंड में उसने कितना दूरी तय कर लिया, 3a दूरी तय कर लिया, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना बचा होगा, a माइनस 3a बचा होगा, तो इसको लिखेंगे a माइनस 3a लिखेंगे। अब ये है a माइनस 3a है बेसिकली, ये इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, या अब ये इधर की क्वेश्चन सही हो गया, अब यहाँ पे हमें लिखना, अब यहाँ पे हमें अब गलत मिलना शुरू हो गया। अब इस कैलकुलेशन को हमको अब सही से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, इसको मैं हटाता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं, ये माइनस 3 है, ये सब गलत है, ए माइनस 3 है, तो ए माइनस 3 है बराबर कैपिटल ए ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर का टर्म है ना, कॉस स्क्वायर टाउ, तो कॉस टाउ यहां से क्या आएगा, ये माइनस स्मॉल ए डिवाइड बाई कैपिटल ए का होल स्क्वायर -1। मैंने क्या किया है, इसे से निकाला है कॉस टाउ, कॉस मेगा टाउ, वो आएगा ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, उसको उठा के मैंने यहां रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो कितना आएगा, ये बनेगा ए माइनस 3a कैपिटल ए ब्रैकेट में 2 कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बनेगा, अपान ए स्क्वायर बचेगा। इसके बाद ये देखो मैंने क्या किया, इसके बाद ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा a माइनस 3a बनेगा बराबर, ये क्या बन गया, इसको अलग अलग ओपन कर लो, तो ये क्या बनेगा, ये एक बचा ना, ये तो ये वाला a इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखो यहां कटा तो एक ही है ना, एक ए कटा तो एक इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ए कैपिटल ए और आ जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए स्मॉल ए, फिर माइनस ए स्क्वायर बचा रहेगा। तो यहां से क्या गया देखो, ये 2a स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिर क्या बच गया, ये 3a बचा
और ये 4, ये 4a और ये इधर भेजोगे तो कितना बनेगा, और ये बचेगा, ये इतना बचेगा बराबर 2a स्क्वायर बनेगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे कैपिटल ए की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 2a, तो एम्पलीट्यूड होगा 2a के बराबर। अब मैंने क्या किया, इसी को उठा के इस फंक्शन में रख दिया, इस फंक्शन में टाउ निकालने के लिए इस फंक्शन में रखा हमने। इस फंक्शन में रखोगे तो कैलकुलेशन करने के लिए फिर मैं इरेज कर दूं। अब मैंने क्या किया, यहां पर रखोगे 2a कैपिटल ए की जगह पे, तो बन जाएगा a, ये बन जाएगा a इक्वल टू कैपिटल ए है, कैपिटल ए 2a के बराबर है, लिखोगे 2a इंटू कॉस ओमेगा टाउ। ठीक है, तो इससे क्या आएगा 1/2 आएगा, तो कॉस ओमेगा टाउ इज 1/2, कॉस ओमेगा टाउ इज 1/2। तो ओमेगा टाउ की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टाउ की वैल्यू तुम्हारी आएगी कितना, ओमेगा टाउ की वैल्यू आएगी तुम्हारी 1/2 है ना, तो 1/2 का मतलब π/3 बन जाएगा, π/3। ठीक है, π/3, तभी तो 60 आएगा, और ओमेगा टाउ π/3 बन गया। तो यहां से क्या आएगा, ओमेगा होता है 2π/कैपिटल टी इंटू टाउ इक्वल टू पाई, पाई से पाई कट गया, तो इससे कैपिटल π/3 है ना, तो इससे टाइम पीरियड वैल्यू आ गई 6 टाउ। तो ये 6 टाउ है बेसिकली टाइम पीरियड, तो ये 6 पाई नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये 6 टाउ है बेसिकली, ये 8 टाउ है, ये 6 पाई है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तुम जेई मेंस का एक्चुअल उठाना 2014 का पेपर एक्चुअल जो नेट पर अवेलेबल होगा उसमें देखना, ये 6 टाउ लिखा गया होगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। 27, 28, 29, 30, 31 सब कल करेगा। नहीं 31, 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 7 तक, 1 से लेके 5, 6, सर 4 वो ऊपर कौन सा एक्सरसाइज 3 में, क्वेश्चन नंबर बताओ, सर 3 4th 3 में कह रहा है कि एक्सटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग द सिंपल सर 4th वाला 4th क्वेश्चन। फोर्थ कह रहा है कि इसका स्मॉल ऑसिलेशन थीटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या करोगे ना, ये इस तरीके से इधर स्प्रिंग इसको स्लाइटली डिस्प्लेस पे छोड़ दो, तो ऐसे ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो डिस्प्लेसमेंट दो, जब इसको तुम थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट दोगे, थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट दोगे, थीटा एंगल दोगे, तो लेंथ क्या है, लेंथ कैपिटल एल है, तो ये दूरी क्या होगी, l/2 होगी ना, l/2 आधा। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, ऊपर की दूरी, तो दिस इज l/2 tan थीटा, और थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल है ना, तो tan थीटा को थीटा लिख देना। तो क्या किया मैंने भाई, अगर ये थीटा है और ये दूरी l/2 है, तो कोई पूछे ये दूरी बताइए, तुम क्या बताओगे, सर l/2 tan थीटा आएगा, सिर्फ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये दूरी क्या आएगी, l/2 थीटा आएगी। अब जितना ये इधर जाएगा उतना ये रॉड इधर भी तो आएगा, नीचे भी तो आएगा, जब रॉड ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो जितना इधर उतना इधर भी आएगा। अब ये वाला स्प्रिंग दब गया, तो ये भी स्प्रिंग दब गया, तो ये स्प्रिंग जो दबा है, जब ऐसे दाबोगे स्प्रिंग को तो ऐसा धक्का मारेगा, और ये स्प्रिंग इधर दबाओ ऐसे धक्का मारेगा। तो अगर तुम इसकी एबीडी बनाओगे, इसकी तो ये वाला जो स्प्रिंग है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, फोर्स होगा k इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट, जो कि है l/2 थीटा, तो यहाँ लिखोगे l/2 थीटा, ये वाला फोर्स तुमने लिख दिया, अब बच गया ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स ऐसे होगा, दिस इज अगेन k इंटू एक्स l/2 थीटा, और ये ओरिजिन है। एक और बात देखो, ये जो दूरी है ना, ये दूरी इतना कम है कि तुम इस रॉड को लगभग वर्टिकली मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऑसिलेट करो, ऐसे लगभग वर्टिकली तो है, बट इसके हल्का से जाने की वजह से थोड़ा सा भागा ना, थोड़ा सा भागा, उसकी वजह से फोर्स ऐसे आ जाएगा, ऐसे फोर्स आ जाएगा, और जो ऐसे फोर्स आएगा वो इसको ऐसे ऑसिलेट करा देगा, ऐसे ऑसिलेट करा देगा। तो इसके बाद टॉर्क लिखेंगे हम लोग, टॉर्क क्या होगा भाई, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, दोनों ऐसे घुमाएगा ना, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, तो बनेगा k l/2 थीटा इंटू दूरी क्या है l/2, भाई ओरिजिन से दूरी है l/2 है ना, और जितना टॉर्क इसका उतना टॉर्क इसका भी, तो ट्वाइस कर लो, और नेट टॉर्क और क्या होता है i अल्फा,
तो एक्सिस ये है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो एक्सिस ये बन गई ml स्क्वायर बाई 12, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 12 आई इंटू अल्फा, और उल्टा साइन इसलिए लगा रहा हूं माइनस साइन, क्योंकि तुम थीटा इधर दे रहे हो, थीटा इधर दे रहे हो, तो घुमा उल्टा रहा है ना, जब तुम ऐसे दे रहे हो थीटा, तो टॉर्क ऐसे दे रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। यहां से देखो क्या आएगा, ये बनेगा 2 से 2 कटेगा, 2 छक्के 12, 6 कट जाएगा, और एक जो l है, l स्क्वायर इस l स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, -6k/m इंटू थीटा बन गया, और अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, याद करो एंगुलर एसएचएम, तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई √6k/m, 6k/m, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा को 2πf लिख लो, तो फ्रीक्वेंसी मिल गई सी पार्ट में, तो आंसर है सी पार्ट। फिफ्थ, इसके बाद सर थर्ड भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कह रहा है कि xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग द सिंपल ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 4/3 सेकंड, 4/3 सेकंड पे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन लिख लो, इसका इक्वेशन, ये साइन का इक्वेशन है, साइन का, इसको लिखो x बराबर a, एम्पलीट्यूड 1 है ना, देखो एम्पलीट्यूड 1 है, 1 एम्पलीट्यूड है, तो तुम इसको लिख सकते हो कितना, x बराबर a साइन ओमेगा t, ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन साइन थीटा का ना, साइन ओमेगा टी लिखते हैं, थीटा जगह पे ओमेगा टी लिखा जाता है। अब ओमेगा निकालना बाकी है, ओमेगा, अच्छा इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड देखो 8 सेकंड है, भाई टाइम पीरियड होता है, फंक्शन का टाइम पीरियड 8 सेकंड है, तो टाइम पीरियड 8 सेकंड आ गया, ओमेगा क्या होगा 2π/T, कैपिटल टी है 8, तो बन गया π/4, उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो इक्वेशन बन गया क्या, साइन π/4 इंटू टी बन गया। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा ये है ना, तो π²/16, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स ये है, साइन π/4 टी रख दो, एक वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर किया और एक्स को उठा के प्लेस कर दी। अब किस टाइम पे पूछा, 4/3 सेकंड पे, तो यहाँ पे 4/3 प्लेस कर दो, 4/3, तो वैल्यू क्या मिलेगी, -π²/16 इंटू साइन 4/3 का मतलब 4 से 4 कटेगा, ये बनेगा π/3 60 डिग्री, तो इससे वैल्यू क्या आ गई, -π² 60 √3/2 होता है 32, तो √3, तो आंसर इज डी पार्ट। इसके बाद फिफ्थ, 6, 7, प्रैक्टिस 2, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, अच्छा 6 वाला था वो एक्सरसाइज 3 में, पार्ट 1 में 6 वाला, तो बता दिया करो। और कह रहा है पॉइंट मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 साइमल्टेनियस, इतना x बराबर इतना इतना, एडिंग अ थर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन इतना इतना, द मास टू इतना, कंप्लीट रेस्ट, वैल्यू ऑफ b एंड phi इज, कुछ नहीं करना है, ये फेजर मेथड यूज करोगे और रिजल्टेंट को जीरो कर दोगे, अरे दो वेक्टर को यूज करना, रिजल्टेंट जीरो करना, मतलब rx भी जीरो और y भी जीरो कर दो, आंसर दे देगा। तो कैसे ऐड करोगे, देखो ये क्या है, a sin ओमेगा t, तो इसको x पे दिखाओ, x और y, तो ये दिखा दिया, ये क्या है, a ओमेगा t 2π/3 120 डिग्री होती है, 120 डिग्री, 120 का मतलब ये जो अगला है ये a है, ये a है, 120 का मतलब ये हो गया 60 डिग्री, भाई इधर से 120, इधर से 120, मतलब ये 60, फिर अगला है b sin ओमेगा t प्लस 5, तो ये जो होगा ये b इस तरीके से होगा, अब ये एंगल फाई है, और कह रहा है b और फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि रिजल्टेंट जीरो आ जाए, और नहीं ये जो फाई होगा ना, ये फाई एक्स एक्सिस से होगा, ये पूरा एक्स एक्सिस से, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल होगा, तो पता है ये भी ए है, ये भी ए है, और ये एंगल 120 है, तो तीन वेक्टर का सम और मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो अगर ये 120 है, ठीक है, तो पता है ये जो है ना, ये भी a के बराबर कर दो, या rx निकाल लो उसको जीरो कर दो, ry निकालो उसको जीरो कर दो, अब पता कर लो कि ये वाला एंगल फाई कितना आ रहा है, तो जो आंसर वाला फाई होगा इसको फाई नॉट लिख लो, फाई नॉट, तो जो आंसर वाला फाई नॉट होगा वो उसमें 180 ऐड करना पड़ेगा, ये 180 ऐड करना पड़ेगा, 180,
180 ऐड करना पड़ेगा तब जाके एंगल आएगा। तो कंफर्म हो गया 180 के ऊपर है ना, तो बी पार्ट आंसर है। इसी समझ आ गया। तो देखो ये वैसे भी ये ए है, ये ए है, तो ये भी 120 होना चाहिए, ये भी 120 होना चाहिए। तो तीनों का अगर एंगल बराबर आ गया 120 120 120 और तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट 0 आ गया 0। तो बी क्या होना चाहिए, ए के बराबर, और उसका ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, वाला एंगल भाई ये 180 है और ये 30 डिग्री होगा ना, 30 करो, ये 60 होगा, ये तो एंगल 60 होगा, ये 60 है। और वैसे भी देखो ना भाई ये 120 आया था, 120 आया था, तो एक्स एक्सिस एंगल क्या आ गया 240, 240 ये वैल्यू 240 ही तो है। 2 इंटू 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इज 120 देन 240, तो आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही समझ गया। तुम क्या करना, आर एक्स निकालना 0 करना, आर वाई निकालना 0 करना, आ गया बी और फाई नॉट जो आ जाएगा, और फिर एक्स एक्सिस से निकाल लेना। जब आर एक्स 0 करोगे, आर वाई 0 करोगे तो फाई नॉट आएगा 60 डिग्री, उसमें 180 ऐड कर देना, आ गया 240। क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 15 तक, 20 तक, 25, सर 12th, कौन सा सर 12th में 9 मतलब वो डायग्राम नहीं है ना, तो 12 में कह रहा है कि टू स्प्रिंग कांस्टेंट इतना गलत है तो हटा दो। क्वेश्चन नंबर और अलग बताओ। सर 9 था, कह रहा है चाइल्ड स्विंग सर 9 वाले में sitting सर। over the period of swing will be a child swinging in a sitting position, stand up, then period of swing will। अरे कभी स्विंग किए हो, ये एक्सिस है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब वैभव मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वैभव बैठा हुआ है, गुड। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई ट्यूब, इसमें पहली बात कैसा आना नहीं चाहिए था। ये होता है एल अपान जी, सिंपल पेंडुलम जैसा 2 पाई एल अपान जी। एल होता है सेंटर ऑफ मास की दूरी, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, जब ये खड़ा हो जाएगा तो सेंटर मास और ऊपर आ जाएगा ना, तो दूरी घट गई ना। ये पहले सेंटर मास इतना दूरी पे, अगर मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा हो गया तो मैं ऊपर गया तो सेंटर मास ऊपर आ गया, तो एल घट गया ना, एल घट गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर सिंपल पेंडुलम से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद 16 तक, 19 तक, 23, 25, 30 तक, 30 तक आंसर की 29 सर, 29 कौन सा 29 29, कह रहा है। क्वेश्चन 28 कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये पाई बाई 2 होना चाहिए, नहीं पाई होना चाहिए, पाई क्यों होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को लिखो क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखो, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आएगा। तो दोनों में एंगल क्या है, एक साइन का एक कॉस का फंक्शन है, तो पाई बाई 2 का अंतर हो गया ना एंगल का, तो पाई बाई 2 इज 0.5। 29 कह रहा है द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन एनर्जी के इतना इतना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन है दिस वन इज के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो इसमें क्या रखा हुआ है भैया, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, एनर्जी कंजर्वेशन होता है ना, तो ई जब के मैक्स होगा तो पोटेंशियल 0 होगी, तो के मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, के नॉट, के नॉट, तो के नॉट आएगी, तो एनर्जी तो हमेशा यही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, के नॉट, यहीं से। अब पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी तो के नॉट ही आएगी, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक 0 हो गई और टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो ई बराबर क्या होता है, यू प्लस के, तो जब के मैक्स तो यू 0 और ई तो के नॉट के बराबर होगा,
तो के नॉट, तो आंसर आएगा के नॉट। नेक्स्ट आंसर की में कोई डाउट?